नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर की बात। भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए यूक्रेन सरकार का जताया आभार। जन औषधि योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। कहा, महंगी दवाइयों के डर से मिली निजात। जन औषधि योजना धन को बचाकर जन जन को दे रही है राहत। मतगणना को लेकर राज्य भर में कर्मचारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अल्मोड़ा में पोस्टल बैलेट के साथ मतों की गिनती की होगी शुरुआत। रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण। और मतगणना की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा ने सभी 70 प्रत्याशियों के साथ आज की बैठक। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, इस बार टूटने वाला है राजनीति का मिथक। 2/3 बहुमत से जीत का दावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चल रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से लगातार मदद जारी रखने को कहा है। श्री मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। बातचीत करीब 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार की मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की भी सराहना की। प्रधानमंत्री आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की। उन्होंने पिछले सप्ताह भी राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। दोनों नेताओं ने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के बारे में चर्चा की थी। वहीं भारतीय दूतावास ने सुमी क्षेत्र में फंसे विद्यार्थियों से कहा है कि वे स्वदेश वापसी के लिए तैयार रहें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अल्पावधि के नोटिस पर यूक्रेन छोड़ने के लिए तैयार रहें। दूतावास ने बताया है कि उसके अधिकारी विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी के प्रयासों में तालमेल के लिए पोलताबवा शहर में हैं। दूतावास के अनुसार वापसी की सही तारीख और समय की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। दूतावास ने यूक्रेन स्थित भारतीयों से ये भी कहा है कि वे अपना ब्यौरा गूगल फॉर्म में भरकर भेजें। यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी ने कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी की गारंटी के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि आज 1200 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 7 विशेष उड़ानें संचालित की जाएंगी। ये उड़ानें बुडापेस्ट, सुचावा और बुखारेस्ट से की जाएंगी। जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। जन औषधि केंद्र खोले जाने से आम आदमी को लाभ मिला है। खासतौर पर गरीब व्यक्तियों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। महंगी दवाइयों के चलते इलाज न करा पाने वाले लोगों को इन केंद्रों से सस्ते दरों पर दवाइयां उपलब्ध होती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों के संचालकों और जन औषधि केंद्रों से दवाएं लेने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे जानकारी ली कि इस योजना से उन्हें आर्थिक तौर पर किस तरह से मदद मिली। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5,000 करोड़ रुपया बचे हैं। और जैसा अभी आपने वो वीडियो में देखा, अब तक करीब 13,000 करोड़ रुपया बचा है। सब मिलाकर के 13,000 करोड़ रुपया बचा है। तो पिछली बचत से ज्यादा बचत हो रही है। यानी कोरोना के इस काल में
गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13,000 करोड़ रुपए जन औषधि केंद्रों से बचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। राज्य भर में मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अल्मोड़ा की जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि अल्मोड़ा की 6 विधानसभा की सीटों की मतगणना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 12 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गिनती से होगी। उन्होंने बताया कि मतदान कर्मचारियों और सर्विस वोटरों के लिए 10,717 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे, जिनमें से अभी तक 5,876 मत प्राप्त हो चुके हैं। अभी वर्तमान में हमारे सभी विधानसभाओं के लिए 3 हॉल प्रत्येक विधानसभा के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 2 हॉल में ईवीएम की गणना होगी और 1 हॉल में पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की गणना की जाएगी। प्रत्येक हॉल में 6 टेबल हम लोगों ने लगाई है। उसके अनुसार कार्मिकों की तैनाती भी कर ली गई है। कार्मिकों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी 2 चरण पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रथम रैंडमाइजेशन सभी मतगणना कार्मिकों का कंप्लीट कर लिया गया है। सेकेंड रैंडमाइजेशन 24 घंटे पूर्व किया जाएगा माननीय ऑब्जर्वर महोदय की उपस्थिति में। और थर्ड रैंडमाइजेशन टेबल अलॉटमेंट के लिए मतगणना के दिवस में ही मॉर्निंग में ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में किया जाएगा। मतगणना 10 तारीख को 8 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके आधे घंटे बाद ईवीएम की गणना शुरू होगी 8:30 बजे से। इसके अनुसार जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कर ली गई। सर्विस वोटर्स के जो पोस्टल बैलेट हैं, मतदान कार्मिकों के और सर्विस वोटर्स के जो पोस्टल बैलेट हैं 10,717 कुल जारी किए गए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो ड्यूटी पर कर्मचारी थे, सुरक्षा कार्मिक थे और सेना के जो सर्विस वोटर्स हैं वो इसमें शामिल थे। इसमें से कल शाम तक की स्थिति है 5,876 जो पोस्टल बैलेट हैं वो हमको वर्तमान में प्राप्त हो चुके हैं। इसमें जो 80+ और सीनियर सिटीजन और एसेंशियल सर्विस के वोटर्स हैं उनके संख्या शामिल नहीं है, वो पृथक है क्योंकि वो प्रक्रिया 9 तारीख को ही पूर्ण हो चुकी है। वहीं चंपावत में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए पोस्टल बैलेट की गणना बहुत सावधानी पूर्वक की जानी आवश्यक है। प्रशिक्षकों ने 10 मार्च को मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और बारीकियों के बारे में कर्मचारियों को बताया। डाक मतपत्र, ईटीपीबीएस कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट से मतगणना की जाएगी। उधर रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी मनुज गोयल ने अगस्त्य मुनि क्रीड़ा भवन में बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारी को मतगणना के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने को कहा है। मतगणना के दिन बिजली कट न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मतगणना से पहले रविवार को देहरादून पहुंचे। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ चुनाव नतीजे के बाद बनने वाली स्थिति पर विचार किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा की 2/3 बहुमत से जीत का दावा किया है। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से ज्यादा से हम जीतेंगे। अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है। वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है, इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहां पर पहुंच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है।
भाजपा ने आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा प्रत्याशियों के साथ देहरादून में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की, जिसमें राज्य से पार्टी के सभी सांसद भी मौजूद रहे। बैठक के बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस बार उत्तराखंड की राजनीति का मिथक टूटने वाला है। बहुत उत्साह है सब में और हम बाहरी बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। और जो मिथक था कि नहीं एक बार आती है बीजेपी, एक बार आती है कांग्रेस, वो मिथक इस समय हम तोड़ेंगे। बाहरी बहुमत से हम लोग सरकार। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं को मतगणना से जुड़ी तैयारियों के बारे में जरूरी जानकारी दी गई। मतगणना से पहले चूंकि सभी हमारे जिला अध्यक्ष थे, विधानसभा के प्रभारी थे, प्रत्याशी थे, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी के साथ बैठक हुई है। क्योंकि मतगणना में बहुत कई जगह पर पोस्टल बैलेट हैं, अन्य चीजें हैं, जिन पर लगातार जो है ये रहता है कि उस पर विशेष रूप से फोकस सबका रहता है। तो ठीक प्रकार से हो, ठीक प्रकार से मतगणना हो। हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे प्रत्याशी पूरे जोश में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 10 तारीख को रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। वहीं बैठक में मौजूद भाजपा प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी जीत का दावा किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चंपावत में आईटीबीपी ने छात्र छात्राओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया। आईटीबीपी की 36वीं बटालियन परिसर में राजीव नवोदय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को आधुनिक हथियारों की जानकारी भी दी गई। जैसा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारे हेडक्वार्टर द्वारा अमृत महोत्सव के संबंध में वेपन और अन्य कार्यक्रम करने के निर्देश किया गया था, उसी अनुसार आज हमने बच्चों को केंद्रीय नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं लोहाघाट के, उनको हमने अलग अलग वेपन के बारे में जानकारी दी। मेन वेपन जो हमारे सभी है 9mm पिस्टल, 9mm कार्बन, ब्रेटा, इंसास, AK-47, 21 मोटर, MMG और 81 मोटर, सभी के बारे में जानकारी दी है। वहीं आईटीबीपी के जवानों से मिलकर छात्र छात्राओं में भी उत्साह आ गया। उनके अंदर सेना में भर्ती होने का जज्बा देखने को मिला। कार्यक्रम में शामिल हुई छात्रा शिवांगी जोशी ने कहा कि वे भी सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे 36 बटालियन जो कि हमारे महान योद्धा हैं और इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जिससे हमें बहुत सारी सीखें मिली और हम भी आने वाले भविष्य में इसी लाइन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत मजा आया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिलाओं को शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने लिए निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं पर बढ़ती हिंसा और टूटते वैवाहिक संबंधों को लेकर चिंता जताई और कहा कि देश या राज्य तभी सशक्त होगा जब वहां की महिलाएं सक्षम होंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं अपने आप में सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो तभी सार्थक होगा जब महिलाएं स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम होगी। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े और अपने निर्णय स्वयं ले। ये आयोग भी चाहता है, आयोग की भी एक कोशिश है कि जिस प्रकार से प्रतिदिन हमारे पास केसेस आते हैं और महिला उत्पीड़न के आते हैं, जिस प्रकार से आजकल परिवार में विघटन चल रहा है, हमारी सोच है कि ऐसा न हो। और जिस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि विवाह से पूर्व काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जिस प्रकार से परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, महिला अगर सशक्त है, मजबूत है तो राष्ट्र भी और प्रदेश भी अपने आप में मजबूत रहेगा। इसलिए इस अवसर पर सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में महिलाओं की बराबर की भागीदारी
जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरणविद अनिल जोशी ने कहा कि अब भी राजनीति में महिलाओं को आगे लाने के लिए जरूरी प्रयास करने होंगे। यात्रा देख लें महिलाओं से संदर्भित, तो महिलाओं ने अपनी बड़ी जगह बनाई है और ये एक सूझबूझ हम सबके बीच में आनी चाहिए कि उनकी भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से समझने का भी समय है। क्योंकि हमने उदाहरण के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी बड़ी गंभीर नहीं है महिलाओं के प्रति। हाँ, टुकड़े टुकड़ों में कुछ बातें अवश्य करते होंगे और यही दर्शाता है कि जब देश के नीतिकार गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये दिवस औपचारिकता वाला ही रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद विधायक रितु खंडूडी ने कहा कि एक बेटी को सशक्त बनाने की शुरुआत उसके घर से ही होती है, तभी वह समाज में ऊंचा मकाम हासिल कर पाती है। जब तक आप बेटी और बेटे को एक तरह से पालेंगे नहीं, जब तक उसको शिक्षा अच्छी नहीं दी जाएगी, तब तक पॉलिटिकल विल और सब कुछ बेमाने होगा। तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि महिलाएं अब अपने हक के प्रति जागरूक हो रही हैं। जागरूक हो चुकी हैं, शिक्षित हो चुकी हैं और अब महिलाओं के अधिकार से उनको कोई वंचित नहीं कर सकता। उनको अपना हक मांगना भी आता है और उसको छीन कर लेना भी आता है। तो मुझे लगता है प्रियंका जी के उस नारे ने क्रांतिकारी बदलाव यहाँ पर लाया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ ने तमाम गरीब घर में पैदा होने वाली महिलाओं के अंदर भी जोश से लबरेज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं को उनके योगदान का श्रेय मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही उनका वास्तविक सशक्तिकरण है। राज्य में रोजगार के लिए पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं ही सामाजिक आर्थिक संरचना की रीढ़ बनी है। पर्वतीय क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में महिलाओं ने अपने परिश्रम और साहस के बल पर अपने घर, गांव, खेतों और संस्कृति को आबाद रखा है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं को उनके परिश्रम, बलिदान और संघर्ष का उचित श्रेय मिलना आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह सराहनीय कार्य कर रहे हैं और महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का नया माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को और अधिक सशक्त किए जाने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजभवन की पत्रिका नंदा के पहले अंक का भी विमोचन किया गया। ये अंक राज्य की महिलाओं को समर्पित किया गया है। बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला में प्राइमरी शिक्षकों को नाटक कला से पढ़ाने में पारंगत किया गया। कार्यशाला के समापन पर शिक्षकों ने कूली बेगार आंदोलन पर आधारित नाटक का मंचन किया। रंगकर्मी जहूर आलम के निर्देशन में अभिनय करते हुए शिक्षकों ने 100 साल पहले हुए कूली बेगार आंदोलन की यादों को जीवंत किया। रंगकर्मी जहूर आलम ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को ये प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे नाट्य कला को सीखने सिखाने की विधा के रूप में अपना सकें। नाटक एक ऐसी विधा है जो साक्षात है और जो मतलब विजुअल है, मतलब दिखाई देने वाली वो है। तो उसके माध्यम से नाटक करके या नाटक करवा के बच्चों से, तो उसको जो है सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी गूढ़ से गूढ़ समस्या को जो है वो कैसे जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है और बच्चों को जो है मनोरंजन के तरीके से सब्जेक्ट को जो है पढ़ाया जा सकता है। इसी के अंतर्गत जो है ये यहाँ पर ये कार्यशाला लगाई। इस मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लेखक हेमंत बिष्ट ने कूली बेगार आंदोलन के बारे में जानकारी दी, जो आजादी की लड़ाई के दौरान बागेश्वर से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य कूली बेगार प्रथा बंद कराना था। इस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने नई पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि इस स्थल पर यानी कि बागेश्वर पर एक विश्व स्तरीय आंदोलन हुआ, जिसको जीतकर, जिसकी संपन्नता के बाद
हम सब लोग खुशहाल हुए। अंग्रेजों की कुप्रथा को हमने समाप्त किया। बेगार आंदोलन तो इतना बड़ा आंदोलन था कि उसने असहयोग आंदोलन को भी बल दिया। जिसकी गति क्षीण होने लगी थी उसे बहुत बड़ा बल मिला। अमृत महोत्सव के अवसर पर कुली बेगार आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हुए, तो उस बागेश्वर क्षेत्र की जनता और शिक्षकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण आंदोलन के लिए कितनी संघर्ष लोगों ने किया, और इसका कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्री जैसी भी नहीं है, जिसका कोई फिल्म भी नहीं है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्षेत्रीय जनता, बच्चे, अभिभावक, तमाम लोग इस बात को जाने। ये 100 साल के बाद जो कुली बेगार आंदोलन की शताब्दी वर्ष है, किस तरह से यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का अत्याचार सहा और कैसे इसका प्रतिरोध किया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।